बाकी एनएफसी के जो ऑब्जेक्टिव हैं क्या आज तक हम अचीव कर पाए हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो मामला चलते आए हैं वो उसमें क्या कानूनी रुकावटें आप आज तक देखते रहे हैं, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से मामला नहीं हल हो पाए। दूसरा ये कि जो आज का ख़ास तौर पे इजलास हुआ इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। 2.5% कट डिविजिबल पूल से पहले बीआईएसपी और अब एचईसी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं और उससे अखराज की जो सजेशन सामने आई है, इससे आप सूबाई बजट और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर किस हद तक असरात देखेंगे इसका? मैं पहले शाह साहब की बात को लेकर आगे चलूंगा। उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस चीज को बयान किया है कि क्या चीज सही हो रही है, क्या गलत हो रही है और क्या चीजें मांगी जा रही हैं, और साथ इसके रीजंस नहीं है। काश हमारे जो सियासी रहनुमा जिनके ऊपर हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो भी कॉमन इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो भरपूर तरीके से आगे चलेंगे, काश वो भी अपने इस केस को आगे रखें। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि हमारे यहाँ जब भी सियासी बात की जाती है, किसी भी इशू के ऊपर, इस इशू के ऊपर बात की जाती है, तो कुछ मसाइल हमारे ऐसे हैं जहां पर दलील के साथ बात नहीं की जाती, वजन के साथ बात नहीं की जाती, जज्बात के साथ बात की जाती है और जज्बात ही को सामने रखा जाता है। बल्कि मैं तो इस बात को ऐसे कहूंगा कि शायद बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जहां हम दलील के ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन के ऊपर बात करते हैं, वरना हम तो जज्बात से नथी कर देते हैं हर चीज को। तो ऐसी आवाम को काबू करना बड़ा आसान होता है। जो भी ताकत में होता है, जो भी उस वक्त ताकत में होता है, उसकी जो भी इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो रही होती है, एनएफसी को कम करने की या ज्यादा करने की, या प्रोविंसेस को कम करने की, या डिविजन्स को बढ़ाने की, या कोई भी और बात होती है, तो वो इसको कह देते हैं कि ये कोई बैरूनी हाथ है या ये कोई मुल्की सालमियत का मसला है, इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ये जो एनएफटी का करंट फॉर्म है, ये तो 2010 में हमें मिली है। इससे पहले भी मुल्क तो चल रहा था। 2010 से पहले तो फॉर्मूला मुख्तलिफ था इसके बारे में, तो लिहाजा ये नए फॉर्मूले के साथ तो हम सिर्फ 15 साल से चल रहे हैं। इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, तो इसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि पहले मुल्क कैसे चल रहा था, आज कैसे चल रहा था। ना उस वक्त कोई दूध की नदियां बही जा रही थी, ना आज कोई दूध की नदियां अवाम तक पहुंच रही हैं। लेकिन शायद इसकी वजह शायद ये है कि अवाम तक वसाइल पहुंचाने की लड़ाई इतनी नजर नहीं आती। मुझे नहीं नजर आता कि शायद ये इख्तियारात अवाम तक पहुंचाने की लड़ाई है, या हकूक अवाम तक पहुंचाने की लड़ाई है या कोई बहस है। अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ आज एनएफसी के बारे में बात ना कर रहे होते, हम पीएफसी के बारे में भी बात करते कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का अवार्ड कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, बल्दियाती लेवल पे उसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे हुकूमत में लोग होते हैं, उनको डेवोल्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वहां तक तो अच्छी लगती है जहां तक उनके पास आके रुक जाए। इससे आगे जब उन्हें बांटनी पड़ती है तो वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, और उनसे कोई ऐसी मेरे ख्याल से मांग भी नहीं की जाती। उनके लोग भी उनसे ये मांग नहीं करते, शायद हमारे वोटर भी अब ये मांग नहीं करते, सियासी वर्कर भी मांग नहीं करते। क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी मांग मुझे अक्सर यही दिखाई देती है कि जब उनका दौरे हुकूमत आए तो उस दौरे हुकूमत में उस सियासी वर्कर के ऊपर कोई पर्चा ना काटा जाए, वो इसी में खुश हो जाते हैं। वोटर और आम आदमी की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो हमें बड़े आसानी से बताया जाता है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है। अगर ये सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है तो बाकी अवाम की खुद मुख्तारी का मसला कब सॉल्व किया जाएगा? सियासत के ऊपर बात करने से ज्यादा मैं थोड़ा सा अगर फॉर्मूले के ऊपर बात कर दूं कि करंट सिस्टम क्या है, एनएफसी है क्या, और इसकी कलेक्शन कैसे होती है और इसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ताकि हमारी आवाम खुद भी एजुकेट होकर इस बारे में फैसला कर सके कि इसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आसान अल्फाज में बात करूंगा आर्टिकल्स को रेफर किए बगैर कि ये एक ऐसी बॉडी है जहां पर ये बैठकर तय किया जाता है कि जो फेडरल लेवल पे टैक्सेस कलेक्ट कर लिए गए हैं उनको सूबों में कैसे बांटा जाएगा। अब यहाँ पर ये बात ज़हन में रखने की जरूरत है कि जो फेडरल लेवल पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है सिर्फ उसको आगे शेयर किया जाता है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है उसको आगे शेयर नहीं किया जाता। ऐसे ही जो प्रोविंसेस अपने टैक्सेस लेते हैं वो भी वफाक के साथ शेयर नहीं किए जाते। तो इससे पहले जो 2010 की बात है, 18वीं तरमीम की बात है, इससे पहले जो फॉर्मूला था वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर होता था कि जिसका जितनी पॉपुलेशन होती थी उसके मुताबिक पैसे मिल जाते थे, और 47% गालबन ये परसेंटेज थी जो सूबों में बांटी आगे जाती थी। अब जब से ये 18वीं तरमीम आई तो इसको चेंज करके 58 के करीब लेकर जाया गया है। अभी मजीद इजाफे की भी बात की जा रही है, यानी कि जो 42% बच गया है उसके अंदर से वफाक से कहा जाता है कि वो डेट सर्विसिंग भी करे
वो अपने कुछ जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो भी करें और जो डिफेंस एक्टिविटीज हैं वो भी करें। आपने और हमने अभी मई के महीना अभी चंद ही माह पहले गुजरा है, हमने देखा है जो मार्क हुआ है, हमें पता चल गया है कि हम ऐसे खित्ते में रहते हैं जहां पर हमारे पास कोई अब ऑप्शन नहीं कि हम अपने दिफा को मजबूत ना करें। अगर हम उस किटी को, जो नेशनल किटी जो फेडरल के पास बच जाती है जिसमें से डिफेंस को करना होता है, अगर उसको मजीद कम कर रहे हैं और उसको मजीद कम लेकर जाना चाहते हैं हमारे सियासतदान, तो वो इसके बारे में कोई रोड मैप भी दे दीजिए कि फिर वफाक के बारे में एक्टिविटीज को कैसे शेयर किया जाएगा। ये 58% तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो की जाती है। जो इसके अलावा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके भी फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है अवाम के सामने रखने कि प्रोविंसेस के आपस में कैसे इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, 82% जिसको वेटेज दी गई है, वो पॉपुलेशन है। यानी कि जहां की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां उस सूबाई हुकूमत को उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। हमें एक तरफ बताया जाता है कि हमारा कौमी मसला आबादी है, हमें आबादी कम करने की जरूरत है, लेकिन जब आप एनएफसी का ये फैक्टर देखते हैं, ये अवॉर्ड करने का फैक्टर देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि आप ज्यादा आबादी को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। यानी कि जहां जितनी ज्यादा आबादी होगी उतने ज्यादा उस हुकूमत को पैसे मिलेंगे। तो ये मुल्की लेवल पे तो बड़ा मसला नजर आता है कि आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सूबाई हुकूमत के लिए तो ये पैसे कमाने का एक जरिया बनता जा रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर रखा जाता है सामने, वो गुर्बत का रखा जाता है कि कहां पर कितना कम काम हुआ है, कहां पर कितनी ज्यादा गुर्बत है, उतने ज्यादा पैसे उस हुकूमत को दिए जाए। जब गुर्बत को भी मेंटेन रखा जाएगा या बढ़ाया जाएगा अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए, तो फिर हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं सूबाई हुकूमतों से कि वो नौकरियां बढ़ाने की कोई कार्रवाई करें, कोई ऐसे प्लान्स लेके आए जहां पर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की जाए, या फिर वो तालीम के ऊपर खर्चा करें। आप देख रही हैं कि तालीम के जो बजट है वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट हमें एज सच नजर नहीं आ रहा। बहुत से स्कूल्स के बारे में, बहुत से एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में आज भी म्यार गिरता चला जा रहा है। तो जहां हमने ये फैक्टर्स रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको खत्म कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि इनके साथ मजीद माइलस्टोन जरूर ऐड कर देने चाहिए कि अगर आपकी वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो कोई एक माइलस्टोन कर दिया जाए कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या एक्टिविटीज, क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वहां की सूबाई हुकूमत अचीव करेगी, तो अगली बार उसको ऐसा अवार्ड दिया जाएगा या उस तनासुब से दिया जाएगा। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो किसी चीज का हल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।